हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास एकेडमी। तो अब हम ये सीरीज लेकर के आ गए हैं क्लास 12 की कंप्लीट फिजिक्स फॉर सीबीएसई 2023 के लिए। ये कंप्लीट फिजिक्स होगी और एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा कंप्लीटली रिवाइज होगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और इस बैच का नाम क्या है? निश्चय बैच। मतलब हमने निश्चय ले लिया है कि एक चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 14 चैप्टर है, 14 वीडियोस आ जाएंगी और इन 14 वीडियोस के बेस पे हम इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। और मैं पूरी गारंटी दे सकता हूं तुम लोगों को कि अगर तुम इन वीडियोस को बड़े अच्छे से ध्यान से देखते हो तो यू विल गेट सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन और यू विल गेट ए 95 प्लस मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। क्योंकि हर एक वीडियो के बाद एक एमसीक्यू सीरीज आया करेगी, एमसीक्यू वाली वीडियो आया करेगी। वीडियो देखो लेंथी भले ही हो जाएगी लेकिन वन शॉट वीडियो है तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो देखो जैसे कि सिलेबस लिखा है पूरा चैप्टर नंबर 1 का, क्या क्या चीजें आने वाली है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ, ये मल्टीप्लिकेशन, सब चीजें हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में इतना ही आएगा। और थिन स्फेरिकल शेल भी है, वो नीचे मुझे लगा नहीं दिखाई देगा इसलिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन स्फेरिकल शेल भी है, वो ऐड कर देता हूँ मैं 30 नंबर पे। स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, ठीक। तो ये आने वाला है सारा हमारा। तो हम बात करेंगे कहां से? इलेक्ट्रिक चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो इस दुनिया में तब से है जब से यूनिवर्स बना है, जो इस दुनिया में तब से है जब से यूनिवर्स बना है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं, ये क्या है? देखो, ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इसकी अगर हम बात करें यहाँ, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करेंगे किससे? क्यू से। ये कैसे क्वांटिटी है? स्केलर। और इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम्ब्स। क्योंकि कूलम्ब्स एक बहुत बड़ी यूनिट है, कूलम्ब्स एक बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसे हम स्पेशली किस में लिखते हैं? माइक्रो कूलम्ब में और पीको कूलम्ब में लिखते हैं, बिकॉज कूलम्ब इज ए बिग यूनिट। और अगर हम माइक्रो कूलम्ब की बात करें तो 1 माइक्रो कूलम्ब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम्ब। तो कूलम्ब नाम के साइंटिस्टों ने तो बताया था ना चार्ज के बारे में, फोर्सेस के बारे में, दो चार्जेस के बीच, तो इसलिए हमें पढ़ना होता है। तो खैर, इलेक्ट्रिक चार्ज तो यही है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी पे कैसा आता है? जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं, when we rub two bodies to each other, then some number of electron transferred from one body to another body, then the quantity developed is called charge। ये बात तो कायदे की है, ठीक है। डिनोट क्यों से करते हैं, सारी चीजें हो गई। मान लो हमारे पास क्या है? ये दो बॉडीज है, एक ये रही, एक ये रही, ये ए है, ये बी है। हमने इन दोनों को रब किया तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। अब जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिया है वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसने लिए वहां निगेटिव चार्ज आ जाता है। सब जानते हैं हम बातें। तो ये 5 प्रॉपर्टीज होती है चार्जेस की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? रिपल करेंगे। अनलाइक चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट। लाइक चार्ज कौन से होते हैं? जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये दोनों क्या करेंगे? रिपल करेंगे, दूर भागेंगे। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। जो चार्ज का नेचर है वो एडिटिव होता है। मतलब पूरा सिस्टम है, यहाँ रखा है Q1, Q2, Q3, और मैं कहूँ बताओ टोटल चार्ज कितना है बॉडी का, तो तुम निकाल सकते हो Q नेट इज इक्वल टू क्या करके? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसे एंड सो ऑन लिख दो। ये एडिटिव नेचर को शो करता है चार्ज के। थर्ड क्या चीज है? चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या चीज होती है? आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें अंदर की कोई चीज बाहर ना जा सके और बाहर की कोई चीज अंदर ना आ सके। तो ऐसे सिस्टम का जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा या जीरो होगा टोटल चार्ज। फोर्थ है, चार्ज आर कंजर्व। चार्ज आर कंजर्व, यही हमारा सेकंड टॉपिक। मेरे को फर्स्ट टॉपिक तो कर ही रहे हैं, सेकंड टॉपिक क्या है? कंजर्वेशन। कंजर्व का मतलब चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो चार्ज को हम नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं दोबारा, तो कंजर्वेटिव नेचर का है। और फिफ्थ है, चार्ज आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है कि जो चार्ज देखो चार्ज क्या चीज है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, उसे हम चार्ज बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ना एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में ट्रांसफर होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चले गए या 3.2 इलेक्ट्रॉन चले गए। इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर फॉर्म में जाएंगे, जैसे 10 चले गए, 20 चले गए, 50 चले गए, 1000 चले गए, ऐसे जाते हैं। तो जैसे ये ए, ये बी, और यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे चले गए, तो कितने जाएंगे? इंटीजर फॉर्म में जाएंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी नाम के फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वन बॉडी से दूसरी बॉडी पे। तो Q तो टोटल बॉडी पे चार्ज, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये डिटेल वीडियो नहीं है, पहले ही बता रहा मैं, ये वन शॉट वीडियो है। इसमें मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि रिवीजन के हिसाब से देख रहे हो तुम लोग, बाकी बेसिक चीजों की नॉलेज तुम्हें है।
कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एन क्या चीज है, क्यू क्या चीज है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो तुम जानते हो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करना, अगर डिटेल में पढ़ाया जाए तो, है ना, 1 घंटे की वीडियो में कैसे कवर हो जाएगा। तो बात समझ में आई। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है बस। थर्ड सिस्टम की बात करते हैं, हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। खैर तो देखो ये कूलम्ब्स लॉ, अब कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अच्छा, कूलम्ब साहब कौन थे? कूलम्ब नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि दो चार्ज जो रिपल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं उनके बीच एक फोर्स होता है, और वो फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है इनके लॉ से। चार्ली अगस्टा डे कूलम्ब नाम था उनका। तो क्या था भाई, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्जेस। मान लो दो चार्जेस रखे हैं, दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो F है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। पहला रूल उनका ये था, पहली कोटेशन जो दी उन्होंने ये दी कूलम्ब्स लॉ को लेवल अपने लॉ को लेकर के, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस को लेकर के। सेकंड क्या कहा, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को कंबाइन किया गया तो क्या है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बात ये। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये खुद एक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹, ये पूरा एक कांस्टेंट है। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट नाम की चीज से बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। किसकी परमिटिविटी है? वैक्यूम की। जब ये दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे तभी एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, तो परमिटिविटी की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो उसकी वेक्टर फॉर्म होती है वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वेक्टर R। ये कैप है, R कैप लगा दो तो ये। अच्छा, यूनिट वेक्टर किसी भी क्वांटिटी की वेक्टर फॉर्म लिखनी हो तो क्या करो, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्शन वेक्टर से, तो ये वही है डायरेक्शन वेक्टर, मल्टीप्लाई कर दी तो वेक्टर फॉर्म मिल गई हमें इसके। तो ये तो कूलम्ब्स लॉ था भाई, दो चार्ज की भी लगने वाला। अब फोर्स कब रिपल्शन का होगा, जब दोनों चार्ज सेम नेचर के होंगे। देखो इस चार्ज ने इस पे लगाया 1F2 नाम से, पहले ने सेकंड पे लगाया तो 1F2 कहेंगे, सेकंड वाले ने फर्स्ट पे लगाया तो F21 कहेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों फोर्स इक्वल होते हैं हमेशा, इसलिए इसे एक्शन रिएक्शन पेयर भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या होंगे, हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, तो इसलिए क्या होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ। ठीक है बात, चलिए बात अच्छी है। अब हमने इसे पढ़ लिया, अब बात करते हैं किसकी, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है जब किसी एक ही चार्ज पे काफी सारे चार्ज मिलकर एक साथ फोर्स लगा रहे हो तो उसे बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब चार्जेस के फोर्स सुपर इम्पोज हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो देखो मान लो हमारे पास यहाँ Q0 चार्ज है, बाकी n नंबर ऑफ चार्जेस मिलकर के इस पे फोर्स लगा रहे हैं। Q1 ने लगाया यहाँ Q0, Q2 ने लगाया यहाँ, Q3 ने लगाया इस पे, Q4 Qn ने लगाया इस पे, ऐसे बहुत सारे चार्जेस है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी R1, इसकी कितनी R2, इसकी कितनी R3, इसकी कितनी Rn। तो ये लगाएगा F1, Q1 ने लगाया इस पे F1, Q2 ने लगाया F2, Q3 ने F3 और Qn ने Fn। अब चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमें नेट फोर्स निकालना है किस पे, इस O पे, तो क्या लिखेंगे, नेट एट O, नेट एट O, नेट फोर्स। तो लिखा जा सकता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम लिया जाएगा। वेक्टर सम क्या होता है, वेक्टर F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन Fn। वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन सब में को माना जाएगा। अगर मैं इन दोनों के बीच के फोर्स की बात करूं तो Q0 इंटू Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस इसके लिए Q0 इंटू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसे बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बात सही है, कायदे की है। अब देखो इसी के साथ में हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ी लेते हैं आपके, क्योंकि सुपरपोजिशन तो इतना ही है। सर ये क्या था, ये था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएंगे तो इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके बिना न्यूमेरिकल कैसे हो जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे ही न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। जब दो चार्जेस है तब तो तुम कूलम्ब्स लॉ आराम से लगा दोगे, जब n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तब क्या करना पड़ेगा, तब हमें करना पड़ेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। और वेक्टर एडिशन करते टाइम क्या ध्यान रखेंगे, कितने चार्जेस दे रखे हैं और एक चार्ज पे कितने चार्ज मिलकर के फोर्स लगा रहे हैं, और उनका वेक्टर सम कर देंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की मदद से। न्यूमेरिकल करेंगे अगले वाली वीडियो में, उसमें देख लेना आराम से। खैर, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो चार्ज को देखो 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है,
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब चार्ज किसी रॉड पे लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो। तो जब चार्ज को लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वहां एक डेंसिटी आती है जिसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लिखा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से डिनोट करते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, Q/L फॉर्मूला है, सिंपल इतना ही बस। ऐसे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो प्लेट दे रखी है, प्लेट का एरिया है, सरफेस चार्ज कितना है Q। क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करो, सरफेस होगा, सरफेस किसका होगा, प्लेट का, किसी भी 2D ऑब्जेक्ट का। और इसमें कौन आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या होते हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q/L। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और थर्ड की बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसमें होता है, 3D ऑब्जेक्ट्स में, जैसे कि स्फीयर हुआ, तो उसे डिनोट करते हैं रो से। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी वहां रो इक्वल टू Q/वॉल्यूम। तो यहां से हम आराम से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आराम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अपने, वो क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर ए टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स। चार्ज के आसपास का वह स्पेस जहां पे कोई दूसरा चार्ज किसी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम यहीं पे बात करें किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी बात करें भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहली चीज डिनोट किससे करेंगे, ई से। चलो अभी छोड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो हमारे पास एक चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात बताओ, इसके पास अगर एक यहाँ क्यूब नॉट चार्ज रखा है तो क्या इसकी वजह से इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत दूर है ना। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को यहां पे ला करके रखूं तो तुम कह दोगे कि सर ये वाला ऐसे दूर भगा देगा, क्योंकि दोनों के बीच रिपल्शन होगा। बात ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पे ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और कहां पे नहीं लगाएगा, दिख थोड़ी रहा, चार्ज दिखाई थोड़ी देगा, और चार्ज दिखने भी लगा तो चार्ज के आसपास का फील्ड थोड़ी दिखाई देगा। तो उस इमेजिनरी फील्ड को जहां कोई भी टेस्ट चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मतलब इस चार्ज के आसपास का एक इमेजिनरी रीजन, मान लो वो इसका रीजन है ये है ना, तो बात ठीक है। अब जो भी चार्ज इसके अंदर आएगा तो ये वाला उस पे फोर्स लगाएगा, और जो इसके अंदर नहीं आएगा उस पे फोर्स, देखो ये बाहर है तो ये इस पे फोर्स लगाएगा ही नहीं, लेकिन ये अंदर है तो उस पे फोर्स लगाएगा। अब बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, तो यहीं से बात करते हैं क्या, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर मान लो इसने इसे थप्पड़ मारा तो कितनी तेज मारा या कितनी धीरे मारा, ये कौन बताएगा, इस चार्ज की इंटेंसिटी बताएगी। तो उसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेंगे ई से, यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात तो ये समझ लो। तो होगा क्या, देखो यहां पे कुछ इस तरह से है कि ये रखा है चार्ज पॉजिटिव और यहां पे एक क्यू नॉट है, ये कैपिटल क्यू है, तो ये इसके रीजन में है, मतलब लो इसका एरिया ये है, ये तो ये वाला चार्ज पे फोर्स लगाएगा कैसे, ऐसे एफ नाम से। तो इंटेंसिटी क्या है, कितनी ताकत से फोर्स लगाया वही तो इंटेंसिटी है, और वो फोर्स एक्सपीरियंस कौन करेगा, क्यू नॉट। तो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब वेक्टर ई इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लो भैया ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आराम से कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये किसके लिए निकाल रहे हैं, पॉइंट चार्ज के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कई सारे चार्जेस के लिए हो सकता है। हमारा अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे निकालते हैं, देखो यहीं पे हेडिंग लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो देखो भैया जरा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो क्या होगा, मान लो फिर से पॉजिटिव चार्ज रखा ही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्यू नॉट रखा है चार्ज इसके एरिया में ही, तो इसने इस पे फोर्स लगाया ऐसे, कितना एफ नाम का, ये चार्ज कैपिटल क्यू है,
दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइन एज E इज इक्वल टू क्या, वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट आ जाएगा। ये बात तो ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, F दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स क्या होगा, क्या होता है फोर्स, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लो भैया ये है फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, जैसे कि एक चार्ज दे दिया उससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला। बढ़िया बात है। अब ये तो बातें ठीक है, हमें पता भी है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देखा थोड़ी ना किसी ने, क्या देखा है, नहीं देखा। अब हम तो इसे ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता होगा, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा होता हो। तो वहीं पे साइंटिस्टों ने एक इमेजिन किया इलेक्ट्रिक फील्ड को, और पता लगाया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लाइंस की फॉर्म में चलता है, जिन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मेन बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ये टॉपिक समझ में आ गए सारे। देखो सिलेबस वाइज चला जा रहा है, थ्योरी तो सिलेबस वाइज है, ये इससे बाहर नहीं आने वाली। जो अब बाकी डेरिवेशन सब आगे आते रहेंगे वो कराते रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किसी भी चार्ज का रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो देखो इंजीनियर्स ने या साइंटिस्टों ने क्या सोचा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है और निगेटिव चार्ज की तरफ को आ जाती है। इसलिए ही जब हम पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को एक साथ रखते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, देखो ये निकल रही है आ रही है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब बाहर की तरफ को क्यों जा रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि इसने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, और नेगेटिव मतलब अंदर को जा रही है, ये इंडिकेट कर रही है इसने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। तो ये है पॉजिटिव आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनाई जाती है, आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाई जाती है। लेकिन अगर दो चार्ज है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव को चली जाएंगी। और अगर दोनों सेम सिमिलर चार्जेस हो तो जाएंगी कहीं नहीं, क्योंकि रिपल्शन होगा, तो इंटरसेक्ट कर नहीं सकती, तो ऐसे चली जाएंगी, इस तरह की शेप आएगी। तो कुल मिलाकर के इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की जाती है, हमेशा पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव पे चली जाएंगी। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस भी कहते हैं। ठीक, फोर्स लाइन मतलब कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट खींचो, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कहीं को भी टेंजेंट खींच दो, वो टेंजेंट की डायरेक्शन जो होगी फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी हमेशा। देखो मैं इस पर टेंजेंट खींचने की कोशिश करूं अगर, तो ऐसे खींचेगी टेंजेंट, तो फोर्स कहां को है, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन की तरफ को है, वो यहां से यहां की तरफ को है। चलिए अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज। क्योंकि अब चूंकि ये इमेजिनरी, अब ये इमेजिनरी क्वांटिटी तो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ने देखा थोड़ी, इमेजिनेशन ही तो है सब कुछ ये। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, ये पॉजिटिव से निकलेगी निगेटिव पे चली जाएंगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, ये कभी भी सर्कुलर लूप नहीं बनाएंगी। सर्कुलर मतलब अगर पॉजिटिव से निकली तो पॉजिटिव पे नहीं आएगी घूम के वापस, अगर एक बार पॉजिटिव से निकल गई तो या तो निगेटिव पे जाएगी या कहां जाएगी, इन्फिनिटी पे। बात सीधी सी है। अगर थर्ड की बात करें, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। इंटरसेक्ट का मतलब है काटेगी नहीं, क्यों, तो अगर इन्होंने एक दूसरे को ऐसे काट दिया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो डायरेक्शन होगी, E1 और E2। इस पॉइंट पे देखो दो डायरेक्शन है, एक ये E1 और E2, जो कि इम्पॉसिबल बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगी, ये दो डायरेक्शन शो करने लगा, ये भी गलत बात हो जाएगी। फोर्थ है फॉर्म कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप, ये हमेशा कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाएगी। कैसे, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव कंटिन्यूअसली जा रही है, ऐसा नहीं होगा कि बीच में ब्रेक हो गई हो। और फिफ्थ क्या होगी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, और जहां दूर दूर होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होता है। तो कुछ इस तरह का हमारा सिस्टम था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक, तो मजा आ रहा नहीं पढ़ने में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा लिखने में चीजों को, ये पहले लिख रहा, वरना तुम्हारा टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। जो चीज मुझे लगता है लिखने की डेरिवेशन, तो वो मैं करके दिखाऊंगा बाकायदे तुम्हें। ठीक, चलिए भाई बात तो ये बात थी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड, बस इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल,
इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल एक चार्जेस का सिस्टम है जो एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा होता है ना। अनलाइक चार्ज सेम मैग्नीट्यूड और अनलाइक नेचर के चार्जेस का सिस्टम होता है जो एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हो। जैसे कि देखो यहाँ ये रखा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखा है, 12 डिस्टेंस पर, ये Q और ये -Q कुछ इस। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से हिलता रहता है लगातार, ये कभी रुकता नहीं। तो उसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, मोमेंट ऑफ डाइपोल, डाइपोल के अंदर जो मोमेंट होता है। तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को डिनोट करते हैं P से, इसकी यूनिट होती है कूलम्ब मीटर, और एक कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल। तो इसे कह सकते हैं P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ चार्ज। दोनों चार्ज में से एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वेक्टर क्वांटिटी P लगा दो, इस पे वेक्टर लगा दो, लिख सकते हैं वेक्टर P इज इक्वल टू Q डॉट 2L। ये है भाई। अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो बिल्कुल साफ डायरेक्शन होती है, कहां से कहां, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसकी डायरेक्शन कहां से कहां को होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हमेशा। तो अब जो एक डाइपोल है ना, ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल की वजह से अपना क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। इस डाइपोल की वजह से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वो 3 पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लो डाइपोल है, इस डाइपोल की एक में लाइन खींच दूं ऐसे, तो इसे बोलेंगे एक्सियल लाइन, और ऐसे लाइन खींच दूं उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, और कहीं जनरल पॉइंट पे खींच दूं उसे बोलते हैं जनरल पॉइंट। तो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे हमें क्या ड्राइव करना है, डेरिवेशन। जनरल पॉइंट तो है नहीं सिलेबस में, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का हमें क्या ड्राइव करना है, डेरिवेशन ड्राइव करना है। बड़ा सिंपल सा। तो हमें पता चल जाएगा कि किसी भी डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके एक्सियल पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। तो बात करते हैं वही, क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, है ना। तो किस पे निकालते हैं, एक एक करके निकालते हैं। नंबर फर्स्ट, एक्सियल लाइन। पहले किसकी बात करते हैं, एक्सियल लाइन की। तो देखो एक्सियल लाइन पे निकाल लेते हैं। तो एक्सियल लाइन क्या होती है, मान लो हमारे पास ये डाइपोल है, यहीं पे बना देता हूं, ये Q, ये -Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 12 है। अब ये इसकी एक्सियल लाइन है, ये वाली। मान लो यहां से कुछ दूरी पर एक पॉइंट P है, जिस पर हमें एट विच वी वांट टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एट विच वी वांट टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एक Q नॉट रख दो, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां अपने पास एक टेस्ट चार्ज रख दो। अब ये पॉइंट P कितनी दूरी पर है हमें तो नहीं पता, तो मान लो इसके मिड पॉइंट O से ये x डिस्टेंस पर है। तो अब एक बात बताओ मुझे, ये वाला चार्ज इसे अपनी तरफ को खींचेगा, अट्रैक्शन करेगा, तो किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से। मान लो ये 1 नंबर का है और ये 2 नंबर का है, ठीक। ये वाला चार्ज इसको दूर भगाएगा, कैसे, ऐसे, कितने से, E2 से। अब एक बात बताओ, इस वाले चार्जेस की डिस्टेंस कितनी है, देखो ये x है, ये मिड पॉइंट है, तो ये कितनी हो जाएगी, L, और ये भी कितनी हो जाएगी, L। तो ये कितनी बची, x माइनस L, है ना। अरे इसमें से ये निकाल दो तो x माइनस L बचेगी, और अगर मैं यहां से बात करूं क्या हो जाएगी, x प्लस L हो जाएगी। लो भैया ये हो जाएगी आराम से। तो अब हमें क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे निकालना ना, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। तो कितना होगा, देखो E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं ना। अब क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में आएगा, कॉमन निकाल लो, दोनों में आना है तो कॉमन निकाल लिया हमने। E1 कितना चार्ज है, Q। हमेशा रखो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, अगर चार्ज निगेटिव भी दे रखा है ना, तो भी पॉजिटिव करके लिखना है, क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी ऑलरेडी, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो देयर इज नो नीड टू शो द डायरेक्शन, डायरेक्शन दिखाने की जरूरत थोड़ी है, डायरेक्शन अपना आप ही है ना इसके अंदर। तो और नेगेटिव पॉजिटिव साइन क्या शो करते हैं, डायरेक्शन को, तो हमने इसे लिखा नहीं। अपॉन डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक की, x माइनस L, इस पूरे का स्क्वायर लगा दो, -Q अपॉन x प्लस L का भी
होल स्क्वायर लगा दिया हमने यहाँ पे। तो क्यू भी कॉमन ले लो, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो चल ही रहा। अब इसका क्या लेंगे एलसीएम, इसकी इससे तो हो जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा x माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl, प्लस को आया है बीच में क्योंकि माइनस बाहर था, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी पूरे की, है ना। ये a माइनस बी ए प्लस बी, अरे a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो ऊपर लगा दिया हमने। देखो से कैंसिल हो जाएगा, से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2q इंटू एल, ये अलग लिख लिया, इंटू एक्स अलग लिख दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो नीचे चल ही रहा है, और एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2 भी चल ही रहा। ये क्या टर्म होती है, ये होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p, अभी पढ़ाया है पीछे। तो लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इस 1 से कंफ्यूज मत हुआ करो, ये 1 यहाँ था, यहाँ है नहीं, यहाँ कैसे ला दिया सर ने, अरे 1 तो ले आओ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो अलग चला के रखना हमें, मतलब तो अगर इसे अलग करना तो ऊपर 1 लिख दो, बाकी चीज अंदर, तो 2 ये वाला, और इसकी जगह p, इसकी जगह x, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट p पे। अब चूंकि तुम देखो यहाँ ध्यान से, जो x है वो l की कंपैरिजन में बहुत बड़ी डिस्टेंस है, x इज मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर एल, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, सो नेग्लेक्ट, हम किसे नेग्लेक्ट करेंगे, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो, तो क्या बचेगा p इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचा 2px अपॉन एल गायब, तो x की पावर 2 और 2 क्या होगा x की पावर 4, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा p इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स क्यूब। लो भैया एक्स लाइन पे ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर हम यही बात करें इसके ग्राफ के, तो ग्राफ कैसे बना सकते हैं, ये x होगा और ये क्या होगा e, और ये ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब के, तो क्यूबिक ग्राफ को जिस तरह से आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, आराम से किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से, एक्सियल लाइन पे, किसकी, डायपोल की। हासिल करने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है यार। एट इक्वेटोरियल लाइन, एट इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन की अगर हम बात करें, देखो यहाँ इक्वेटोरियल लाइन पे कैसे निकाल, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डायपोल इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। जैसे कि हमने क्या काम किया, देखो यहाँ डायपोल बनाया, फिर से ये रहा, है ना, और एक यहीं से ये रहा, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव चार्ज है, क्यू है, और ये इसकी लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ पे काट रहा है, इस पॉइंट पी पे हमें क्यू नोट रख दिया, उस पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा बस। तो क्या करे भाई, देखो ये वाला चार्ज इसे दूर भगाएगा, रिपल करेगा ना, ऐसे रिपल करेगा किससे, E1 से, और ये वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा इसे ऐसे, किससे अट्रैक्ट करेगा, E2 से, दोनों का नेट कहाँ निकलेगा, बीच में ई नेट। अब मान लो ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक कि x, और ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक कि LA और LA, क्योंकि 12 होती है दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो ये हाइपोटेनियस अंडर रूट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो ही जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये भी सेम ही डिस्टेंस है ना, ये भी रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी, और ये भी रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी। अगर ये थीटा ये थीटा तो ये भी थीटा, और अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक। तो देखो ई नेट के दो कंपोनेंट टूट जाएंगे यहाँ बड़े इजीली, इसका E1 का एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा क्या, E1 cos थीटा, और ऊपर को क्या टूटेगा ऐसे, E1 sin थीटा, ऐसे C2 का कंपोनेंट टूटेगा नीचे, E2 cos थीटा, और नीचे को क्या आ जाएगा ये E2 sin थीटा। E2 sin थीटा से E1 sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है ना, सेम क्यों है, क्योंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है। लेकिन E1 cos थीटा E2 cos थीटा ई नेट के डायरेक्शन में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे वेक्टर सम के अकॉर्डिंग, तो हम लगा सकते हैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कैन बी रिटन एज E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हमें पता है जो E1 है वो किसके इक्वल है, E2 के, उसे थोड़ी देर के लिए क्या कह सकते हैं, E कह सकते हैं,
तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें भला, 2e cos थीटा, कितना आसानी से हो गया। 2e क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा निकाल लो यहीं पे, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है l, हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो होगा। तो l अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, देखो रूट से तो ये कट जाएगा। अब बचा क्या, ये बचेगा ई पी इक्वल टू क्या रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा 2ql अपॉन, देखो इसका कट गया, इसके ऊपर रूट है तो दोनों मिलकर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, p, तो ये हो जाएगा ई पी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। और क्या बचेगा, p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि ये तो p होता है हम जानते हैं। अब एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, x की पावर 2 ही बचेगा। तो ई पी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा बोला, वेक्टर p अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 काट दो, तो क्या मिला हमें, यहां मिलेगा हमें ई पी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर p अपॉन एक्स की पावर 3, ये आंसर है इसका, है ना। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है, वहां 2 था यहाँ 2 नहीं है। तो ये भैया डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने आराम से कैलकुलेट कर लिया, इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन तो बड़े इजीली आ जाते हैं, और अगर डेरिवेशन तुम पे करने आ गए तो तुमने आधी जंग तो जीत ही ली, क्योंकि देखो फिजिक्स में क्लास 12 के सीबीएसई के लिए बता रहा हूं मैं, डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, डेरिवेशन तो आने ही आने हैं, न्यूमेरिकल भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, और इस बार तो एमसीक्यू भी आने वाले हैं, केस स्टडी भी आने वाली है, अजर्शन रीजन भी आने वाले हैं। तो करना क्या है, नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसी चैप्टर की, उसमें एमसीक्यू अजर्शन रीजन केस स्टडी वो डिस्कस किया जाएगा, बड़े आराम से कर लेंगे, हम जानते ही है ना, तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। चलिए खैर, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को बढ़ते हैं, टॉर्क ऑन ए डाइपोल। मतलब अगर डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वो रोटेट करने लगेगा। रोटेट कोई चीज किसकी वजह से करती है, टॉर्क की वजह से। तो वो टॉर्क कितना होगा ये पता लगाना है भैया डाइपोल के केस में, है ना। तो चलो भाई वो भी पता लगा ही लेते हैं, वो इसमें इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है जितनी बड़ी तुम लोग कह रहे हो। चलिए बिल्कुल, तो देखो यही बात हम करते हैं, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, कुछ इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब यहां पे क्या रखा है, एक डाइपोल रखा है, एग्जाम ने एक डाइपोल, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है तो इस डाइपोल पे पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चला जाएगा ऐसे, मान लो F से, और नेगेटिव इसका पहुंच जाएगा ऐसे F से, तो क्या होगा, रोटेट हो जाएगा, कपल बन जाएगा ना, कपल की वजह से रोटेट हो जाएगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 है। तो मान लो अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ऐसे, क्योंकि टॉर्क निकालना है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो एंगल थीटा है, तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना होता है, Q इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये कैसे निकलेगी, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 12 है, अगर मैं आर परपेंडिकुलर कह दूं तो यहाँ जाएगी, तो आर परपेंडिकुलर इक्वल टू 2l साइन थीटा, पुट करो 2l साइन थीटा, क्या हो जाएगा ये देखो, Q इंटू 12 को एक साथ E साइन थीटा, 2 इंटू 12 क्या होता है P, तो टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा हो जाएगा ये, ऐसा आराम से। अगर मुझे इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी हो तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, टॉर्क वेक्टर साइन थीटा कौन से प्रोडक्ट में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में, तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो अगर हमें टॉर्क की डायरेक्शन देखनी हो तो क्या करेंगे, अपनी कर्ल फिंगर को P से E की तरफ को घुमाएंगे तो अंगूठा जो होगा वो टॉर्क को शो करेगा। तो ये तो टॉर्क की बात थी। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, फॉर मैक्सिमम टॉर्क, फॉर मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा मस्ट भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री।
अगर थीटा 90 मान लो डायपोल ऐसा खड़ा हो जाए तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, तो पुट करो टॉर्क मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो ऐसा ऐसे लिखेंगे। और लिखेंगे फॉर मिनिमम टॉर्क, अगर हम मिनिमम टॉर्क की बात करें, मिनिमम टॉर्क, तो मिनिमम टॉर्क के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 0, तो 0 रखेंगे तो टॉ मिनिमम क्या हो जाएगा, 0। लो भैया ये है, सही है। अब ये टॉर्क लगने की वजह से ये डायपोल कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो देखो यहां बात, इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल, इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल, ये भी समझो जरा। इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल क्या होता है, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने इसमें डायपोल को रखा कुछ इस तरह से, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, क्या होगा, कुछ होगा, निगेटिव वाला अपोजिट, निगेटिव वाला अपोजिट भागता है, पॉजिटिव वाला इसके साथ भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अगर तुम इसे जरा सा भी हिला दोगे, जरा सा भी टिल्ट करोगे, पलटी खा जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला कहां जाएगा, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और निगेटिव वाला अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे तुमने टिल्ट किया पलटी खा जाएगा, और ये पलटी खाएगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है कि तुम कितना भी छेड़ लो वो अपनी उसी पोजीशन में आ जाए तो स्टेबल, और अगर तुमने जरा सा भी छेड़ा वो अपनी पोजीशन चेंज कर ले तो अनस्टेबल। तो जैसे छेड़ोगे ये वहां पहुंचेगा, यहां आ जाएगा, तो मतलब कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा कितना होता है, 180, साफ साफ दिख रहा है तुम्हें, देखो वेक्टर पी ऐसे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180, अपोजिट है ना, पी कहां से कहां, निगेटिव से पॉजिटिव चलता है। लेकिन अगर मैं इसी की बात करूं तो यहाँ पे अगर ऐसे रखा है, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो तुम कितना ही छेड़ लो ये वहीं रहेगा, ये वहीं रहेगा। तुम मान लो उसे उठा करके छोड़ोगे भी तो फोर्स पॉजिटिव तो इधर को भागेगा, निगेटिव इधर को भागेगा, तो वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा। तो निगेटिव के लिए वेक्टर पे इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो थीटा कितना है, 0। तो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पता चला, सैंपल पेपर में दे रखा है क्वेश्चन जो इस बार रिलीज हुआ है 2023 में, उसी का। तो खैर हमने डायपोल की बातें की, टॉर्क की बातें की, सारी बातें की। अब स्टार्ट होता है इस चैप्टर का सेकंड पड़ाव, जो कि क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, किसी भी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्याओं को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास सरफेस है और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी है। मान लो यहाँ से 100 लाइनें ऐसे जा रही हैं, तो मैंने बीच में रख दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा क्योंकि इससे पार होने लगी ना ये। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आता है, देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम एंड गॉस थ्योरम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने बता दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, इसे डिनोट किससे करते हैं, फाई से। ये कैसे क्वांटिटी है, स्केलर, उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए तो होता क्या है, मान लो हमारे पास एक प्लेट रखी है कुछ इस तरह से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे पार करके, ऐसे ये ऐसे पार करके जा रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका एरिया प्लेट का ए है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा जा सकता है फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ए, या फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है किसका, किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। जहां ई क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या चीज होता है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, अच्छा ए तो एरिया है, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, एरिया वेक्टर क्या होता है सर, ये देखो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाने वाली लाइन जो आउटवर्ड की तरफ को एरिया वेक्टर कहलाता है। जैसे इस प्लेट के परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं खींचने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसे खींचेगी, ये एरिया वेक्टर होगा। तो ये जो थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है कॉस थीटा। अब ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, एरिया वेक्टर मिल जाएगा। तो ये तो कहानी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अगर हमें बहुत छोटे से एरिया के लिए
इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए और स्मॉल एरिया। अब इस फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए गॉस साहब ने अपनी एक थ्योरम दी और उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को इजी कर दिया। ये देखो कितना चमत्कार था, कितने बढ़िया, कितने विजनरी साइंटिस्ट थे ना ये, कि इन्होंने अपनी एक थ्योरम दी, कुलाम्स को फॉलो किया बाकायदे। कुलाम्स को देखा कि कुलाम्स गलती कहां कर रहा है, और कुलाम्स गलती कहां कर रहे थे, अपने कॉन्सेप्ट तो दिए कुलाम्स थे, बिल्कुल सही है, आज भी सही है, लेकिन थोड़े लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड थे। इस कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए गॉसेस साहब ने अपनी एक थ्योरम दी विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स, और फ्लक्स की हेल्प से उन्होंने बहुत सारी चीजों के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके दिखा दिए। ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजों के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर दिखा दिए इजी वे में। अगर हम उन्हें कुलाम्स लॉ से करने की कोशिश करें तो बहुत हार्ड हो जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया अचीवमेंट थी इनकी गॉस साहब की, तो इसलिए हमें ये पढ़नी पड़ेगी। तो गॉस थ्योरम की अगर हम बात करें यहाँ, तो ये हमारी गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम क्या कहती है, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। ये बात याद रखना, ये गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड है। अगर क्लोज सरफेस नहीं दे रखा तो बनाना पड़ेगा, और बनाएंगे कैसे, चार्ज के नेचर को पहचान के। अगर पॉइंट चार्ज है तो गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल। अगर लीनियर चार्ज है तो कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल। समझ गए बात, इसी प्रकार से करना है। तो क्या लिखा है, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल इनसाइड चार्ज। जितना भी क्लोज सरफेस के अंदर इनसाइड चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स जो होगा वो फ्लक्स होगा, किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला। ठीक है बात। अभी जो चार्ज है इनसाइड वाला होगा, आउटसाइड का नहीं। अगर चार्ज के अराउंड कोई सरफेस नहीं है तो हम अपने पास से इमेजिन करेंगे जिसका नाम होगा गॉसियन सरफेस। तो ये फ्लक्स है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो क्लोज सरफेस के लिए है। ओपन सरफेस के लिए क्या था फ्लक्स का फॉर्मूला भला, ओपन सरफेस के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला भी लिखा था हमने, वो था फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। यही था। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो मिलेगा वेक्टर ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिलेशन दे करके गॉस साहब ने इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी, और इनके इस कॉन्सेप्ट के बेस पे ही हम बहुत सारी ऐसी चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं जो शायद ही कुलाम्स लॉ से निकालना पॉसिबल था, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में भी हम पढ़ेंगे। चलिए भाई, तो ये तो गॉस थ्योरम समझ में आ गई होगी अच्छे से, आई होप, और ऐसे ही कैलकुलेट की जाती है। ठीक, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, गॉस लॉ तो चल ही रहा था और इसके क्या थे, एप्लीकेशन। गॉस लॉ और इट्स एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन तो चल ही रहे हैं, वो गॉस लॉ तो पढ़ ही लिया, अब इसका एप्लीकेशन और पढ़ लेते हैं भैया। तो देखो एप्लीकेशन क्या है गॉस लॉ के, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो देखो फॉलोइंग एप्लीकेशन है। नंबर फर्स्ट, टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज। दूसरा है टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज। और थर्ड है टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। तो ये तीन एप्लीकेशन है गॉस के, तीनों करने हैं, तीन डेरिवेशन है, आसान है, कोई भारी नहीं है, आराम से कर देंगे। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्या होगा, टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। तो मान लो हमारे पास एक लीनियर चार्ज है भाई, ये इस तरह से एक रॉड है, इस पर चार्ज लीनियरली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने बताया अगर तुम गॉस थ्योरम लगाओगे, क्योंकि एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम के, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। तो कैसा चार्ज है, लीनियर, लीनियर चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलिंड्रिकल। तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लो, ये बनाया हमने।
क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है इसलिए थोड़े से पोर्शन पे हमने बना लिया ये है भाई। अब मान लो इसकी रेडियस कितनी है r और इसकी लेंथ हाइट कितनी है l। तो एक बात बताओ, इस गॉसियन सरफेस से बहुत सारा फ्लक्स पास हो गई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही तो फ्लक्स कहलाती है। अब ऐसे तो करोड़ों लाइन निकलेगी, लेकिन हम कोई एक पकड़ के चलेंगे। मान लो एक लाइन पकड़ी और ऐसे निकल गई वेक्टर ई। ये कितने एरिया को पार कर रही है? इतने से एरिया को। अब इस एरिया का एरिया वेक्टर ऊपर को जाएगा, डी ए वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? थीटा, जीरो, क्योंकि ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है? जीरो। तो लगाओ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है? इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई निकालना है, ई ले लो बाहर, अंदर क्या बचा? डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी ए क्या है? इस जरा से पोर्शन के एरिया का इंटीग्रेशन कर दो तो क्या मिल जाएगा? टोटल सिलेंडर का एरिया मिल जाएगा। और टोटल सिलेंडर का एरिया क्या होता है? सिलेंडर का एरिया होता है 2 पाई आर एल। एच होता है तो एच की जगह एल ले रखा हमने, इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये नीचे ले जाओ सारा, तो ई हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। अगर तुम क्यू अपॉन एल को देखो तो क्या होता है? ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी तो पढ़ाई थी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कैंसिलेशन। तो ई आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। लो भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके लिए? एक लीनियर चार्ज वायर के लिए। अगर मुझे इसके ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ है ई, वो यहाँ है आर, और यहाँ क्या है ई। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, बड़े आराम से इजीली बन जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोनिक हाइपरबोला के हिसाब से। सही है भैया। तो ये एप्लीकेशन है पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से, आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, अब ऐसे किसके लिए करना है सेकंड डेरिवेशन? फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, मतलब सरफेस चार्ज ले लो एक। सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसका? ड्यू टू सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज। तो देखो सरफेस चार्ज क्या है, तो यहीं पे अगर मैं बात करूं सरफेस चार्ज के लिए, अगर मैं बात करूं यहां, तो मान लो हमारे पास एक प्लेट है, ये हो गई प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज है, सब जानते हैं हम। तो इसकी वजह से क्या कैलकुलेट करना? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यहाँ भी प्लस चार्ज है, वहां भी, दोनों, अगर एक कोई प्लेट है तो ये तो दोनों तरफ से चार्ज होगी ना, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब इधर को भी एरिया वेक्टर जाएगा, इधर को भी एरिया वेक्टर जाएगा इसका। तो ये गया इसका एरिया वेक्टर ऐसे। मान लो यहाँ पर हमने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया सिलिंड्रिकल शेप का, तो एरिया वेक्टर ऐसे गया वेक्टर ई, और इसे एरिया वेक्टर क्या हुआ? डी ए वेक्टर ऐसे। क्या ऐसे पीछे को होगा? पीछे को भी ऐसे जाएगा भैया, देखो ये गया, ये क्या होगा? ई, और ऐसे के पीछे डी ए वेक्टर। ठीक, तो देखो क्या कर सकते हैं हम, टोटल फ्लक्स कितना पास हुआ इससे? टोटल फ्लक्स जो पास हुआ ना, अच्छा वो लगा दो ना गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम। क्या होता है? इंटीग्रेशन ई डी ए। ये किस सरफेस के लिए? पहले वाले के लिए। फिर प्लस करो, दूसरा सरफेस भी तो है पीछे, इसके लिए भी क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन ई डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो फॉर्मूला है गॉस थ्योरम का, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 इंटीग्रेशन ई डी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 ऐसे ही, ई बाहर, इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी ए का क्या होगा? इस प्लेट का पूरा एरिया, ये प्लेट तो इनफाइनाइट लॉन्ग है तो एरिया ए कह दो इसे, और क्या कहेंगे? रेक्टेंगल थोड़ी है कोई ये। 2EA इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इसे ध्यान से देखो, क्यू अपॉन ए क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होगा क्यू अपॉन ए? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो लिख सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लो भैया, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आया है? प्लेट चार्ज प्लेट की वजह से, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है। बस, आसान था, कर दिया। अब जो लास्ट एप्लीकेशन बचता है हमारे पास वो क्या है? स्फेरिकल शेल। अब स्फेरिकल शेल तो इंपॉर्टेंट पोर्शन है भैया, दे रखा है तो क्वेश्चन भी आएगा। देखो दो टाइप के स्फेरिकल शेल होते हैं, एक तो कंडक्टिंग, एक नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग भी दो टाइप के होते हैं, सॉलिड और होलो। नॉन कंडक्टिंग भी दो टाइप के होते हैं, सॉलिड और होलो। ठीक, तो वही करते हैं अब।
चलिए, तो बात वही करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर तो निकाल लो भाई इसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो भाई हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक स्फीयर है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। तो मान तो हमारे पास क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। चलिए, तो इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, 2 पॉइंट पे, एक तो इनसाइड और एक आउटसाइड। इनसाइड कितना होगा, आउटसाइड कितना होगा, वो देखना है। तो हमने इसे चार्ज जैसे ही देंगे तो चार्ज अंदर तो रह नहीं सकता, क्योंकि कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। तो चार्ज लो भैया ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये चार्ज सारा का सारा इस तरह से क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक। इसकी रेडियस कितनी है, ये r मान लो। अब हम किस पे निकाल रहे हैं, नंबर फर्स्ट, इनसाइड, है ना। इनसाइड के केस में मान लो यहां कोई पॉइंट P है, जिस पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चूंकि गॉस थ्योरम का यूज करना है तो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, तो इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस बना लो, ऐसे कुछ, ये बन गया। अब ये डिस्टेंस कितनी मान लो, स्मॉल r। तो इस केस में क्या होगा, कैपिटल R जो है वो ग्रेटर देन स्मॉल r से। बात तो सही है। अब लगाओ भैया है गॉस थ्योरम, क्या लगाओ, गॉस थ्योरम लगा दो। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, इंटीग्रेशन E dA इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या गॉसियन सरफेस के अंदर, Q इनसाइड मतलब अंदर वाला चार्ज, किसके अंदर वाला चार्ज, गॉसियन सरफेस के। क्या गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, नहीं, सारा चार्ज तो बाहर आ गया है, अंदर तो कोई चार्ज रुकेगा ही नहीं। जब अंदर चार्ज नहीं है तो Q इनसाइड क्या है, यहाँ पे 0 है। तो पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन E dA इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, या E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लो भैया हमने प्रूफ कर दिया कि किसी भी गोश मतलब किसी भी स्फेरिकल शेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। बात प्रूफ हो गई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब मेन बात पता क्या है, मान लो तुम किसी, ये इसे फैराडे केज भी बोलते हैं। फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक बहुत बड़ा गुंबद बनाया लोहे का, गोल गुंबद बनाया लोहे का। अब उसके अंदर अपने आप को कैद कर लिया और अपने असिस्टेंट से कहा कि जब मैं कहूं तो उस पर बिजली छोड़ देना। अब असिस्टेंट तो घबरा जाते हैं कि यार क्या कह रहे हैं सर ये, लेकिन उन्हें क्या करना, बेचारों को तनख्वाह तो चाहिए, तो काम तो करना पड़ेगा, और काम तो वही करना पड़ेगा जो उनका मालिक कहेगा। तो उन्होंने क्या काम किया, स्विच ऑन कर दिया। तो जैसे स्विच ऑन किया तो पूरे स्फीयर पे बिजली फैल गई। बात तो ठीक है, बिजली फैल गई, लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, फैराडे जो अंदर था वो सेफ था। सेफ क्यों था, क्योंकि वो पहले ही प्रूफ कर चुका था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी चार्ज स्फीयर के अंदर वो 0 होती है, मतलब उसे कुछ नहीं होने वाला। उसने पहले कैलकुलेशन से प्रूफ कर दिया था, बस ये प्रैक्टिकली देखना चाह रहा था। लेकिन एक बात बताओ, जरा सी मिस्टेक हो जाती तो क्या होता, तो क्या होता, तो शायद तुम्हें सारी चीजों से बच जाते आज, है ना। वो स्वर्ग सिधार जाते और तुम्हारा फिजिक्स आधा हो जाता। वाह वाह, कितना मजा आ रहा है ना। चलिए खैर, तो इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ। अब बात करते हैं आउटसाइड स्फीयर के। तो आउटसाइड मान लो फिर गॉसियन सरफेस बना लो यार, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट P है फिर से, और ये कितनी डिस्टेंस पर है, R दूरी पर है। तो यहाँ सेकंड पॉइंट की बात करें, आउटसाइड, इस स्फीयर के आउटसाइड निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, R जो होगा वो लेस देन होगा स्मॉल r से। तो गॉसियन सरफेस तो बना लिया हमने। फिर हम यहाँ क्या लगाएंगे, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, इंटीग्रेशन E dA इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब गॉस थ्योरम के अंदर कितना चार्ज है, चार्ज पूरा है। कितनी चार्ज, सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और चार्ज भी पूरा का पूरा क्या है, Q है, तो रखा ही है। चलिए E निकालना है, तो लिख सकते हैं E बाहर ले लो, इंटीग्रेशन dA इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता है, ठीक, छोटे से सरफेस से पार करता है, तो इसका एरिया वेक्टर dA ऐसे हो जाएगा। चलिए, तो dA क्या है, इस पूरे सरफेस का एरिया। dA क्या है, इंटीग्रेशन dA कर देना, dA का इंटीग्रेशन, तो टोटल एरिया मिल जाएगा। टोटल एरिया किसका, गॉसियन सरफेस का। एरिया किसका लेना है, गॉसियन सरफेस का। तो क्या हो जाएगा, E इंटू सरफेस का एरिया 4 पाई r स्क्वायर। गॉसियन सरफेस की डिस्टेंस कितनी, स्मॉल r, इक्वल टू Q इनसाइड को Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक बार बताओ, ये कौन सी डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A।
तो क्यू इनसाइड क्या आ जाएगा यहां से, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा ए क्या है, एरिया किसका, जिसपे चार्ज है, चार्ज किस पे, अंदर वाले स्फीयर पे। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आएगा। ध्यान रखना स्मॉल आर कहाँ आएगा, कैपिटल आर कहाँ आएगा, पता है ना, जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी वहां क्या आएगा, कैपिटल आर, क्योंकि चार्ज तो स्फीयर पे है ना, और गॉसियन सरफेस उसके बाहर से बनाया हमने, तो ये ले लेंगे, वैल्यू पुट करो इसमें। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई, अरे स्मॉल आ रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां से, वो हो जाएगी सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर के बैठ गए यहाँ, ठीक है। तो इनसाइड तो 0 है, लेकिन आउटसाइड क्या है, 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर हम इसके ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो देखो ग्राफ कैसे बन जाएगा, इसका ध्यान से देखना जरा, जंगे कम है, ये ऐसे, ठीक है। अगर मैं लाइन को खींचूं, ये लाइन क्या है, इनसाइड वाली, और ये लाइन क्या है, आउटसाइड वाली। अगर ये क्या है आर और ये क्या है ई, तो देखो इनसाइड तो 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 बनेगा ऐसे, और आउटसाइड पे इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे जाकर के ऐसे हो जाएगा। तो ये किसका है, ये है कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल का। इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, कवर कर लिया गया है। अच्छे से पढ़ लेना, मेरी यही आशा है तुम अच्छे से पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे और इसके बाद की वीडियो भी देखोगे, तो श्योरली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ, इन योर एग्जामिनेशन, ऑल्सो इन योर लाइफ। डिसिप्लिन बनाओ, चलो।